हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू दी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतर कर रहे होंगे जीवन में। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली डू दैट। आप लोग जो है चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आइए चलते हैं हैव अ लुक कि आज हम करंट अफेयर्स में कौन कौन से टॉपिक जो है करने वाले हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। यहाँ देख सकते हैं एनएसएससी सबमिट्स 2023-24 रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट मुर्मू, रिकमेंड्स स्टेप्स फॉर एससी वेलफेयर। यहाँ देख सकते हैं कि जो है एनएसएससी सबमिट्स 2023-24 रिपोर्ट के संदर्भ में जो कि चर्चा में रहा, न्यूज में रहा, क्या इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। उसके अलावा है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट अप्रूव्स अमरावती क्वांटम वैली डिक्लेरेशन। यानी आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है अमरावती क्वांटम वैली डिक्लेरेशन को लेके, और वो क्या है ये, इसके बारे में भी हम लोग आज की न्यूज में देखने वाले हैं। तीसरा है यहाँ पर यूएई नॉमिनेशन बेस्ड गोल्डन वीजा स्कीम। अब ये गोल्डन वीजा स्कीम जो है यूएई के द्वारा जो चलाया गया है, तो अब देखेंगे कि इससे इंडियंस को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या लाभ हो सकते हैं। तो आइए यहाँ पर देखेंगे हम लोग आज का जो पहला न्यूज है, दैट इज एनएसएससी सबमिट्स 2023-24 रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट मुर्मू, रिकमेंड्स स्टेप फॉर एससी वेलफेयर। अब आइए यहाँ पर देखते हैं कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें रही है। तो सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, वन सेकेंड, the National Commission for Scheduled Castes on Tuesday submit its annual report for 2023-24 to President Draupadi Murmu at राष्ट्रपति भवन in New Delhi। यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के समक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा मंगलवार को नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को क्या किया गया, अपनी वार्षिक रिपोर्ट क्या की गई है, सौंपी गई है। अब देखिए जो महत्वपूर्ण बात क्या है यहाँ पर कि एनुअल जो रिपोर्ट है वो क्या हुआ, यहाँ पर सबमिट हुआ है। अब इस एनुअल रिपोर्ट में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, तो आइए ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे, है ना। इसके संदर्भ में अगर देखा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे किससे संबंधित क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। So, the delegation was led by NSSC chairman Kishore Makwana along with members Lav Kush Kumar and Vedapalli Ramachandran and secretary Gude Srinivas IAS। यानी कि जब ये रिपोर्ट सौंपा गया तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस प्रतिनिधि मंडल में अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें एनसीएससी के जो अध्यक्ष हैं किशोर मकवाना जी, साथ में जो इसके सदस्य हैं लव कुश कुमार, और उसके साथ अगर हम लोग देखा जाए यहाँ पे तो वड्डेपल्ली रामचंद्र और सचिव जो हैं वो भी क्या थे, इसमें साथ में शामिल थे। अब देखिए, अब सवाल ये उठता है कि ये जो चर्चा में है और ये जो न्यूज़ में आया है कि भाई यहाँ पर जो है राष्ट्रीय जो है कि आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी गई है, जो है एनसीएससी के द्वारा जो है रिपोर्ट सौंपी गई है, ये रिपोर्ट किस तरह से महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कि इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं और ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, हाँ जी, एज मैंडेटेड अंडर आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द कमीशन प्रेजेंट्स एन एनुअल रिपोर्ट्स टू प्रेसिडेंट ऑन द स्टेटस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर शेड्यूल कास्ट। ठीक है ना। संविधान के अनुच्छेद 338 के अनुसार आयोग अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की स्थिति पर राष्ट्रपति को एक वार्षिक रिपोर्ट क्या करता है, प्रस्तुत करता है। ठीक है जी। और ये जो रिपोर्ट होता है ये इंक्लूड्स, इसमें क्या होता है, रिकमेंडेशंस होते हैं फॉर मेजर्स दैट द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स शुड टेक टू प्रोटेक्ट, अपलिफ्ट एंड प्रमोट द वेलफेयर एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द एससी कम्युनिटीज। तो यहाँ देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट में स्पेशली उन उपायों के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें या फिर उन उपायों के लिए रिकमेंडेशन किया जाता है या सिफारिश इसमें शामिल है जो कि केंद्र और राज्य सरकारों को अनुसूचित जातियों के समुदाय के कल्याण और उनके सामाजिक आर्थिक विकास की रक्षा और उत्थान के संवर्धन के लिए क्या है, ये जो है करने चाहिए। तो एक तरह से आप ये देख सकते हैं कि ये क्या है, ऑलरेडी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जो अनुसूचित जातियों के संदर्भ में संवैधानिक सुरक्षा के उपायों की स्थिति में राष्ट्रपति को एक वार्षिक आपको रिपोर्ट क्या करनी है, सौंपनी होती है। और उस रिपोर्ट में आपको जो भी उसमें लग रहा हो कि इसमें हमें कुछ नए रिकमेंडेशन करना है,
हम उसमें अनुसूचित जातियों के संदर्भ में अगर कहा जाए तो वहाँ पर उनके कल्याण हेतु जो कुछ नए जो है रिकमेंडेशन है उनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु, ये सारी बातें इसमें क्या होती हैं, समाहित होती हैं। अब आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें। द रिपोर्ट प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड रिव्यू ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फोकसिंग ऑन इश्यूज सच एज एट्रोसिटीज एंड क्राइम्स अगेंस्ट शेड्यूल्ड कास्ट। यानी इस रिपोर्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें संवैधानिक जो प्रावधान होते हैं उसके क्रियान्वयन यानी कार्यान्वयन की विस्तृत समीक्षा होती है, और जिसमें कि जो अनुसूचित जातियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार का अत्याचार और अपराध जैसे मुद्दों पर क्या किया जाता है, ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यक्रमों, केंद्र और राज्य सरकारों के साथ समीक्षा, क्षेत्रीय दौरों और परामर्शों से प्राप्त निष्कर्षों को भी शामिल किया गया है। तो यहाँ पर जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो ये समझना है कि अगर हम लोग बात करें इस आयोग के संदर्भ में तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि इट ऑल्सो कवर्स फाइंडिंग फ्रॉम द रिव्यूज, फील्ड विजिट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशंस विद सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन वेरियस वेलफेयर स्कीम डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए जो भी वेलफेयर स्कीम चलाए जा रहे हैं ना, उस वेलफेयर स्कीम का लाभ अनुसूचित जातियों तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, या भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां तक ये कल्याणकारी योजनाएं इन तक नहीं पहुंच पाई हैं। तो हमें कौन से सेफगार्ड्स यहाँ पर क्या करने अपनाने हैं, हमें कौन से मेजरमेंट्स यहाँ पर क्या करने, पैरामीटर्स को फॉलो करना है, जिससे कि हम क्या कर सके, इनके लाभ हेतु क्या कर सके हम जो है, और इन तक इसकी पहुंच को और क्या करें, एक्सेसिबल बनाए। सो ये आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर हम लोग देखा जाए यहाँ पर तो इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि देखिए स्पेशली अगर हम लोग देखेंगे तो इसका रिपोर्ट यानी इसके संदर्भ में आप देखेंगे क्या है कि ये क्या है, ईयरली रिपोर्ट है ना। एनसीएससी की ये जो है ईयरली रिपोर्ट है। अब एनसीएससी की अगर ये ईयरली रिपोर्ट है तो हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात ये है कि जो भी साल भर में जो भी इस बीच में वेलफेयर स्कीम्स आए हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, नहीं भी हो रहा है उसका इम्प्लीमेंटेशन, उससे कुछ लोग अभी तक क्या वंचित हैं, तो उसको कैसे हम उस दायरे में लेकर के आए। सो दीज आर द जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा प्राइमरी क्या रहता है यहाँ पर कि ये वर्क रहता है कि हमें इसको क्या करना और बेहतर ढंग से लागू करना है। तो इस रिपोर्ट के बारे में अगर देखा जाए तो इस रिपोर्ट के माध्यम से एक जो महत्वपूर्ण बात ये होती है कि ये सारी चीजें डेटाज जो है हमारे पास कलेक्ट हो जाते हैं। अब आइए यहाँ पर देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बात जो कि इससे जुड़ी है। द कमीशन हैज made several recommendation to strengthen institutional accountability, ensure justice, advance the overall empowerment of scheduled caste। यानी आयोग ने संस्थागत जवाबदेही को मजबूत करने, न्याय सुनिश्चित करने, अनुसूचित जातियों के समग्र सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने की यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, सिफारिश की है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर साफ तौर से यहाँ पर ये है कि हमें क्या करना है कि अनुसूचित जातियों के संदर्भ में है ना सबसे ज्यादा यानी अगर देखा जाए कि जो भी संस्थागत जवाबदेही को क्या करना है, मजबूत करना है, उनके संदर्भ में न्याय सुनिश्चित होना चाहिए, ठीक है ना, समग्र सशक्तिकरण इनका होना चाहिए यहाँ पर, और इन्हें बढ़ाने के लिए जो है कई सारे रिकमेंडेशन किए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो कमीशन है इसके द्वारा कई सारे सेवरल रिकमेंडेशन किए जाते हैं, स्पेशली टू स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, एंश्योर जस्टिस एंड एडवांस ओवरऑल एम्पावरमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट। तो जो भी योजना बन रही है या फिर भविष्य में कुछ ऐसी योजनाएं बनाई जाए जिसमें कि हमें क्या करना है कि इन्हें उस दायरे में हमें क्या करना है, हमें उस विकास के दायरे में, हमें उस प्रोग्रेस के इसमें क्या करना है, इनको लाना है। तो यहाँ पर ये बातें जो है इस आयोग के माध्यम से आप देख सकते हैं। अब देखिए अगर आपसे जैसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि जो भी आयोग बनाए जाते हैं, जैसे अनुसूचित जाति आयोग हो गया है ना, अगर हम लोग बात करें ट्राइबल्स के वेलफेयर से संबंधित जो आयोग हो गया, तो इसके क्या जो है सपोज दैट कि अगर ये कहा जाए कि जो भी आयोग बनाए जाते हैं है ना, अब वो एससी आयोग हो गया, ठीक है, या फिर यहाँ पर एसटी आयोग हो गया, तो इसके जो है यहाँ पर इसकी रोल क्या है, इसकी भूमिका क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस, ठीक है ना। वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द रोल और भूमिका
है ना। हम जब बात करते हैं तो देखिए रोल हम क्या देख रहे हैं, रोल जो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो भी स्पेशली जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं या जो भी जो है योजनाएं चलाई जा रही हैं, देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो भी योजनाएं या जो भी प्लान आ रहे हैं वो क्या होते हैं, वो वेलफेयर स्कीम्स होते हैं। और ये वेलफेयर स्कीम सही जगह पहुंचने चाहिए, ये मैटर करता है। ओके, तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि ये वेलफेयर स्कीम जो है वो सही ढंग से हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ तक पहुंच पाया या नहीं पहुंच पाया। तो एक तरह से इसका क्या आकलन करना, आकलन करना। और अगर लगता है कि नहीं हमें इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बातें ऐड ऑन करनी है, तो ऐड ऑन करने का मतलब ये हुआ कि सिफारिश करना है हमें कुछ इसमें। हाँ, जैसे कुछ महत्वपूर्ण बातें ऐसा लगता है कि हमें इसमें जो है जोड़ना है, कुछ ऐड ऑन करना है, ताकि हम क्या देख सके कि ये जो है और ज्यादा क्या हो सके, प्रोग्रेस हो सके। तो उसको भी क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। ये सब चीजें हैं। अच्छा, कहाँ हम सफल हुए और कहाँ पर अभी भी चुनौतियां बाकी हैं, अगर इसके संदर्भ में देखा जाए तो वेयर वी आर सक्सेसफुल, हम कहाँ सफल हैं इसमें, और कहाँ पर हमारे समक्ष क्या है, यहाँ पर चुनौतियां हैं। ये दोनों ही बातें बहुत क्या है, महत्वपूर्ण रखती है, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ दीज कमीशन, है ना। इस कमीशंस के माध्यम से हम क्या देख सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण बात निकल करके आती है कि भाई हमें जो है हम लोगों के सामने अगर ये कोई प्लान अगर बहुत अच्छा अगर सक्सेसफुल हुआ, उसकी रीच बढ़ती है, तो फिर उसे क्या करना है कि उसका उसे और कैसे और जो है लास्ट माइल तक हम क्या करें, इसे पहुंचाए, है ना। और अगर ये लगता है कि नहीं इनके वेलफेयर स्कीम्स के लिए अभी कुछ और चीजें हमें लानी है, सो वी हैव टू वर्क ऑन दैट। तो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। और एनुअल रिपोर्ट देखिए है क्या ना, एवरीथिंग इज, अभी आप क्या देखते हैं कि अभी क्या, अभी हमारे पास डेटा ड्रिवन वर्क होना चाहिए। और डेटा ड्रिवन के संदर्भ में हमारे पास क्या होना चाहिए, आंकड़े होने चाहिए। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना से कितने लाभ हुए, कितने बेनिफिट्स हुए, उसमें विशेषकर अगर हम लोग देखा जाए कि ये कहाँ कहाँ तक इसकी रीच पहुंची। तो ये होता है एक तरह से कि सभी योजनाओं के संदर्भ में हमें ये पता चल पाएगा कि कहाँ तक इसकी पहुंच हुई है, कहाँ तक इसकी पहुंच होनी चाहिए। सो दीज ऑल थिंग्स मैटर। ओके, तो ये था यहाँ पर कि जो अभी आपने यहाँ पर देखा इसके संदर्भ में, और हमारे भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग जो है आयोगों का क्या महत्व है, इस पे हमने यहाँ पर चर्चा किया। तो चलिए अब आते हैं यहाँ पर, नाउ कम टू द नेक्स्ट, टू आवर जो नेक्स्ट न्यूज है उस पे चलेंगे। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, वन सेकेंड, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट अप्रूव्स अमरावती क्वांटम वैली डिक्लेरेशन। आंध्र प्रदेश के सरकार के द्वारा जो है अमरावती क्वांटम वैली डिक्लेरेशंस क्या किया गया है, अप्रूव किया गया है। तो आइए देखते हैं कि क्या है ये अमरावती जो है क्वांटम वैली जो है ये क्या है बेसिकली। तो सबसे पहले यहाँ न्यूज में रहा, जो चर्चा में रहा, दैट इज द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इशूड एन ऑर्डर ऑन मंडे जुलाई 7 approving the Amravati Quantum Valley Declaration, thereby setting the stage for its serve as a guiding framework for the state's efforts in advancing quantum technologies and nurturing a vibrant innovation ecosystem। आंध्र प्रदेश सरकार ने सोमवार को एक आदेश जारी कर अमरावती क्वांटम वैली घोषणा की मंजूरी दे दी, जिससे कि क्वांटम प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाना, जीवित नवाचार और परिस्थितियों तंत्र को पोषित करने में राज्य के प्रयासों के लिए एक मार्गदर्शक ढांचे के रूप में काम करने हेतु मंच तैयार हो गया। तो अब यहाँ इसको सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये किसके द्वारा अप्रूवल दिया गया है, ये आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा। और अमरावती क्वांटम वैली की घोषणा की गई है, जिसमें कि क्वांटम प्रौद्योगिकियों को, ये ध्यान रखिएगा कि जो भी क्वांटम के संदर्भ में अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि बेसिकली ये क्या है, यहाँ पर क्वांटम टेक्नोलॉजीज को और ज्यादा नर्चिंग करना, है ना, और उसको वाइब्रेंट इनोवेशन इकोसिस्टम तैयार हो सके। तो बेसिकली एक बहुत ही नई पहल आप देख सकते हैं यहाँ पर। हाँ जी, तो क्वांटम प्रौद्योगिकियों को और आगे बढ़ाना और एक तरह से इसका एक हब तैयार करना, और इसके लिए एक पाथ फाइंडर के रूप में हम लोग क्या कर सके, काम कर सके। सो दीज ऑल थिंग्स मैटर, और यही क्या है आपका क्वांटम वैली अप्रूवल्स में है। आइए देखते हैं, सेक्रेटरी आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन भास्कर जो है कटामेनी स्टेटेड इन GOMS NODI दैट द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज द अमरावती क्वांटम वैली वर्क्स
workshop on June 30 as landmark initiative aimed at the catalyzing collaboration across multiple sectors within the government, the industry, academia, startups with a unified objective establishing Amravati as a prominent global hub in the emerging quantum technology and landscape. तो इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि इसमें जो है यहाँ पर कहा गया सरकार ने 30 जून को अमरावती क्वांटम वैली कार्यशाला का आयोजन किया, जो कि एक ऐतिहासिक पहल है। इसका मेनली उद्देश्य ये है कि सरकार उद्योग, शिक्षा और स्टार्टअप्स के भीतर कई क्षेत्रों में सहयोग को उत्प्रेरित करता है, जिसका एकीकृत उद्देश्य है अमरावती को उभरते क्वांटम परिदृश्य में एक प्रमुख वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना। देखिए, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द टेक्नोलॉजी, आप देख सकते हैं जैसे बंगलुरु के बारे में हम लोग क्या कहते हैं कि सिलिकॉन वैली है हमारा, है ना, सारे के सारे जो टेक मास्टर्स हैं वो क्या है वहां पर है। तो उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर अगर देखा जाए तो अमरावती क्वांटम वैली कार्यशाला का ऑलरेडी आयोजन किया जा सका है, जो कि क्या एक हिस्टोरिकल क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हिस्टोरिकल इनिशिएटिव है। और मेनली इसका पर्पस ये है कि चाहे वो इंडस्ट्री हो जाए, रैदर इट्स इंडस्ट्री, रैदर इट्स एजुकेशन सिस्टम और रैदर इट्स स्टार्टअप, ठीक है, तो इनके कई क्षेत्रों में आपस में क्या करना, सहयोग करना, उसमें एक तरह से एक दूसरे को हेल्प करना और इसको एक अमरावती को एक उभरते क्वांटम टेक्नोलॉजी के रूप में वर्ल्ड लेवल पर इसको क्या करना है, एस्टैब्लिश करना है। तो देखिए हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अमरावती के संदर्भ में आप क्या देखेंगे कि इसको वैश्विक रूप से क्या देखा जा रहा है कि वैश्विक रूप से और मजबूत करना और वैश्विक रूप से इसकी एक पहचान बनाने की पहल है क्वांटम वैली के रूप में अप्रूव करना। आते हैं यहाँ पर द वर्कशॉप सर्व्ड एज अ स्ट्रैटेजिक प्लेटफॉर्म फॉर द थॉट लीडरशिप डायलॉग पार्टनरशिप डेवलपमेंट अक्रॉस द क्वांटम इकोसिस्टम एज अ की आउटकम ऑफ द डिलिबरेशन held during the event. The stakeholders collective brought out the AQVD as a forward-looking document that encapsulates shared commitments, long-term vision, and strategic priorities for quantum research, innovation, talent development, infrastructure creation, and international engagement. तो आप देख सकते हैं कि इस कार्यशाला में जो क्वांटम पारिस्थितिकी तंत्र में जो है नेतृत्व, संवाद, साझेदारी, ठीक है ना, के लिए एक रणनीतिक मंच के रूप में कार्य किया गया है। और इस कार्यक्रम के दौरान आयोजित विचार विमर्श के प्रमुख परिणाम के रूप में हितधारकों ने सामूहिक रूप से जो है आंध्र प्रदेश क्वांटम वैली जो है हम देख रहे हैं यहाँ पर को एक दूरदर्शी दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया, जो कि क्वांटम अनुसंधान, नवाचार, प्रतिभा विकास, बुनियादी ढांचे का निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव के लिए आपसी प्रतिबद्धता, दीर्घकालीन दृष्टिकोण और रणनीतिक प्राथमिकताओं को क्या किया, समाहित करने की बात यहाँ पर की गई है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा कि जब हम लोग बात करते हैं कि क्वांटम इकोसिस्टम के संदर्भ में आप क्या मीन्स एक तरह से आप देख सकते हैं कि लाइक ये टेक हब जिसको आप कह सकते हैं कि आपस में हम लोग क्या करें कि और मजबूती से एक महत्वपूर्ण टेक हब के रूप में हम क्या हो यहाँ पर अप्रूवल मिले। जैसे आप देखेंगे इसके माध्यम से क्या महत्वपूर्ण बातें या कौन से आउटकम आ सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो वर्कशॉप है कि स्ट्रैटेजिक प्लेटफॉर्म देगा जिसमें कि लीडरशिप से संबंधित जो डायलॉग्स होंगे, पार्टनरशिप साझेदारी प्रोग्राम्स होगा, फिर क्वांटम इकोसिस्टम को लेकर के एक की आउटकम होना चाहिए, ठीक है ना, कि कैसा ये होना चाहिए, किस प्रकार से ये आगे बहुत क्या करेगा, महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, ठीक है ना। और उसके अलावा यहाँ पे क्या है कि लॉन्ग टर्म विजन ये दर्शाता है कि आगे आने वाले समय पर लाइक स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज हमारी क्या होंगी। क्वांटम पे अगर हम लोग बात करें तो क्वांटम पर अनुसंधान, इस पर नए नए इनोवेशन, टैलेंट डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, इंटरनेशनल एंगेजमेंट। देखिए है क्या कि आप जितना ज्यादा क्वांटम पे काम कर सकते हैं वो इतना ज्यादा क्या होगा, इतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। जैसे आपको अगर याद होगा तो एक टाइम ऐसा आया था कि उस टाइम पे नैनो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा क्या हुआ था, चर्चा में हुआ था, दैट वाज वेरी पॉपुलर। सेम लाइक दैट अगर आपसे ये कहा जाए कि आज के टाइम पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है भाई, तो आज के टाइम पर आप देखेंगे लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कि ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, एक तरह से कि बिना ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्या है कि अब बहुत मुश्किल है। इसलिए सो दैट्स व्हाई आप देखेंगे अलग अलग इनोवेटिव प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं कि हमें भी क्या करना है, ड्रोन टेक्नोलॉजी में आगे जाना।
सेम लाइक दैट कि हमें भी क्या करना है क्वांटम के संदर्भ में या क्वांटम इकोसिस्टम को तैयार करने के लिए, क्योंकि भविष्य क्या है आप देखेंगे यहाँ पर जैसे जब हम बात करते हैं फिजिक्स की, फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स है, तो भाई क्या है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन सब चीजों में। तो इस तरह से आने वाले समय पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि दैट इट्स रियली हेल्पफुल, क्योंकि चाहे जापान हो जाए जैसे जो टेक्नो फ्रेंडली या फिर कह सकते हैं कि बड़े लेवल पर जो टेक इनोवेटिव कंट्रीज हैं, लाइक जापान हो गया, लाइक यूएसए हो गया ऑल्सो, तो आप क्या देखेंगे वहां पे इस तरह के नए नए प्रयोग किए गए। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी आया तो उसको हर जगह मेडिसिन में उसका यूज किया गया, सारी चीजें। अब क्वांटम को लेकर के कि इसमें क्या करना है आगे के टाइम पर, हमें इसमें फ्यूचर दिख रहा है, तो इस पे डायलॉग्स जो है वो स्टैब्लिश करना, आपसी साझेदारी को मजबूत करना, इंफ्रा को और मजबूत करना, ठीक है, तो इंटरनेशनल एंगेजमेंट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। सो दीज ऑल थिंग्स इंक्लूडेड इन दिस, है ना, ये सारी बातें किसमें इंक्लूड है, इसमें क्या है सम्मिलित है। तो आंध्र प्रदेश क्वांटम वैली डिक्लेरेशन के बारे में अगर आप देखेंगे, सॉरी अमरावती जो है क्वांटम वैली डिक्लेरेशन के बारे में, तो इसको एक आप ये कह सकते हैं कि आने वाले समय का फ्यूचर जो है वो है यहाँ पर। और एक बहुत मेजर बात ये होगी कि ये यहाँ पर क्या होगा कि लोग अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स अमरावती क्वांटम वैली डिक्लेरेशन, और आने वाले समय पर जो है ये बहुत हेल्प करेगा, स्पेशली लाइक नए रिसर्च होंगे, नए अनुसंधान। अभी के टाइम पर ना ज्यादा से ज्यादा जैसे अदर कंट्रीज हैं वह बहुत ज्यादा क्या होते हैं, इनोवेशंस होते हैं, अनुसंधान होते हैं। तो सेम लाइक दैट कि हमें भी क्या करना होगा, ज्यादा से ज्यादा हमें भी क्या करना होगा, यहाँ पर अनुसंधान करना होगा, रिसर्च करना होगा। सो दीज ऑल थिंग्स मैटर स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ, तो आप देख सकते हैं इसके संदर्भ में। तो ये था आपका जो है आपको अमरावती क्वांटम वैली डिक्लेरेशन के बारे में। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज। हम अपने नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। यूएई नॉमिनेशन बेस्ड गोल्डन वीजा स्कीम। अब यूएई के द्वारा, चूंकि आप सबको पता होगा कि यूएई और भारत के संबंध जो है वो बहुत अच्छे हैं, और बड़ी संख्या में भारतीय जो हैं वो यूएई में क्या कर रहे हैं आज के टाइम पे, वर्क एज अ वर्किंग, एज अ एंटरप्रेन्योर। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एंटरप्रेन्योर के अलावा, आप क्या देखेंगे कि बहुत जो है सारे भारतीय जो हैं वहाँ पर हैं, और बहुत सारे वर्किंग वीजा और समथिंग, तो बहुत सारे लोगों का जो है वहाँ पर आप देखेंगे कि एक बड़ी संख्या में भारतीय वहाँ पर निवास कर रहे हैं। तो यूएई ने ऐसे में इनके द्वारा जो है गोल्डन वीजा, ये क्या मदद करेगा। द यूएई हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू नॉमिनेशन बेस्ड गोल्डन वीजा स्कीम फॉर इंडियन एंड बांग्लादेशी नेशनल्स ऑफरिंग लाइफ टाइम रेसिडेंसी विदाउट एनी प्रॉपर्टी और बिजनेस इन्वेस्टमेंट। देखिए कई जगह ऐसा होता है ना कि खासतौर से नागरिकता को लेकर के कुछ नियम्स होते हैं। अब वो नियम क्या हो जाते हैं, कई बार ये होता है कि भाई आपके नाम से कोई उस जगह पर बिजनेस होना चाहिए। जैसे जब व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रीन कार्ड, सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है अमेरिका का ग्रीन कार्ड। तो ग्रीन कार्ड कैसे मिलेगा, इस बीच में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ग्रीन कार्ड कैसे जो है लेने की प्रक्रिया में और चेंजेस आए, ये भी चर्चा का विषय बना। तो उसी तरीके से लाइक यूके में क्या है, सिटीजनशिप मिलने का जो क्राइटेरिया है, तो यहाँ पर देखेंगे संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय और बांग्लादेशी नागरिकों के लिए एक नई नामांकन आधारित गोल्डन वीजा योजना शुरू की है, जो बिना किसी संपत्ति या व्यावसायिक निवेश के आजीवन निवास की पेशकश करता है। तो ये एक तरह से क्या है, ये इंडियंस के लिए एक बड़ा ही बेहतर अपॉर्चुनिटी के तौर पर आप देख सकते हैं। मीन्स अब ये नहीं है कि आपका वहां पर कोई बिजनेस होना चाहिए और यू हैव सम प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट इन यूएई। तो साफ तौर से यहाँ पर है कि यूएई ने बांग्लादेश और भारत के नागरिकों के लिए ये पहल किया है, ये कि इनके बिना आजीवन संपत्ति के या बिना किसी व्यावसायिक निवेश के भी लाइफ टाइम, आप समझिएगा यहाँ पे क्या मिल सकता है, सिटीजनशिप, यहाँ पे लाइफ टाइम रेसिडेंसी विदाउट एनी प्रॉपर्टी और बिजनेस इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं कि आजीवन निवास की पेशकश क्या हो गई है यहाँ पे, नागरिकता नहीं, आजीवन निवास। नागरिकता और निवास में अंतर है, ये ध्यान रखिएगा। नागरिकता इट मीन्स कि आप वहां के क्या हो गए, सिटीजन हो गए। निवास का मतलब होगा कि आप यहाँ पर जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप वीजा के थ्रू जाते हैं या वर्किंग वीजा, वर्किंग परमिट मिलता है, सो इट्स हैव टाइम, उसका क्या होता है कि एक जो है डेडलाइन होता है। लाइक अगर कोई यहाँ से वर्क परमिट पे गया है ना, तो वर्क परमिट पे गया, तो मान लीजिए सपोज दैट उसका वर्क परमिट 2 साल के लिए क्या है, वैलिड है, तो वो 2 साल ही दुबई में रह सकता है। किसी का 3 साल के लिए वैलिड है, सो ही और शी विल बी स्टे फॉर 3 years ओनली।
उससे ज़्यादा आप स्टे नहीं कर सकते हैं, है ना? तो क्यों बाद में नहीं तो फिर डिपोर्ट कर दिए जाएँगे आप। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें ये कहा गया कि नहीं, अब क्या है कि अब आप लाइफ़ टाइम रेसिडेंसी यानी आप जो है आजीवन निवास की पेशकश की गई। यानी अब वो जो वीज़ा वाली जो वैधता आप देखते हैं कि भाई आपका क्या एक टाइमलाइन है कि आपको इतने ही दिन तक आप यहाँ रह सकते हैं। तो वो टाइमलाइन अब क्या हो रहा है यहाँ पे जो है यूएई के द्वारा अब गोल्डन वीज़ा का मामला जो है हम लोग वो देखेंगे, आइए देखते हैं। द यूएई गोल्डन वीज़ा इज़ अ लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी वीज़ा that enables foreign nationals to live, work, study or run a business in the UAE without need for local sponsorship। यानी यूएई का जो ये जो गोल्डन वीजा है एक दीर्घकालीन निवास वीजा है जो कि विदेशी नागरिकों को स्थानीय प्रयोजन की आवश्यकता के बिना यूएई में रहने, काम करने, अध्ययन करने या व्यवसाय चलाने में क्या करता है, सक्षम बनाता है। मीन्स ये हुआ कि आप क्या कर सकते हैं, यूएई में रह सकते हैं, अपना व्यवसाय चला सकते हैं और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा इसके ऑब्जेक्टिव्स के संदर्भ में हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अट्रैक्ट, अब इससे क्या बेनिफिट्स होता है, अट्रैक्ट ग्लोबल टैलेंट इन साइंस, कल्चर, ट्रेड एंड इनोवेशन। यानी से बहुत सारे जो है ये कहीं ना कहीं आकर्षित करेगा विज्ञान, संस्कृति, व्यापार, नवाचार में वैश्विक प्रभाव। तो बूस्ट यूएई's positions as a global hub, है ना ये, और फॉर स्किल्ड प्रोफेशनल्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। यानी खास तौर से जो कुशल पेशेवर हैं और जो उद्यमी हैं, ये उनको और ज़्यादा क्या करेगा, मोटिवेट करेगा कि वो यूएई में अपनी स्थिति को क्या कर सकें और मजबूत कर सकें। स्ट्रेथन स्ट्रैटेजिक टाइज कंट्रीज लाइक इंडिया अंडर सेपा। यानी कि जो सेपा के तहत अगर हम लोग बात करें तो भारत के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी को और ज्यादा ये क्या करेगा, मजबूत करेगा। डाइवर्सिफाई यूएई's इकोनॉमी बियॉन्ड ऑयल बाय इंकरेजिंग नॉलेज ड्रिवन ग्रोथ। यानी ज्ञान संचालित विकास को प्रोत्साहन मिलेगा कि सिर्फ ये ना कहे कि भाई क्या है यहाँ पर कि दुबई जो है वो तेल आधारित अर्थव्यवस्था है, ये चीजें ना हो करके क्या आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर मेनली अगर बात किया जाए तो इसमें क्या होगा, नॉलेज आधारित अब कहीं ना कहीं से यहाँ पर जो है आगे के समय पर वहां पर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। Now the key features of the golden visa: lifetime residency, no renewal और expiration upon asset sale। ठीक है, यानी कि संपत्ति की बिक्री पर कोई नवीनीकरण या समाप्ति नहीं है। वन टाइम फी है जो आपको देना होगा अप्रोक्सीमेटली 23.3 लाख। नो इन्वेस्टमेंट नीडेड, संपत्ति की व्यावसायिक निवेश की कोई आवश्यकता नहीं है। नो प्रॉपर्टी और बिजनेस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, ये करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बस यहाँ पे क्या करना है कि अगर लाइफ टाइम रेसिडेंसी है तो आप ये बेसिकली नॉलेज ड्रिवन, मैंने आपसे क्या कहा, ये नॉलेज ड्रिवन यहाँ पर है। स्पॉन्सर फैमिली एंड स्टाफ, फैमिली मेंबर्स ऑफ एनी एज, अनलिमिटेड डोमेस्टिक स्टाफ, आप इसमें रह सकते हैं किसी भी उम्र के परिवार के सदस्य जो हैं, प्लस असीमित घरेलू कर्मचारी। अगर आज जैसे आपने वहां कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, सपोज अगर आपने कोई होटल वहां खोला है, कम लोग के साथ या आपके कुछ उसमें एम्प्लॉयज है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप उनके साथ वहां पे क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। नो स्पॉन्सर रिक्वायरमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ लोकल यूएई स्पॉन्सरशिप, कोई जरूरत नहीं है। निर्बाध निवास, वीजा खोए बिना यूएई से बाहर 6 महीने से अधिक समय तक आप रह सकते हैं। तो इसमें क्या है, बहुत सारे ऑलरेडी क्या है यहाँ पर जो इसके क्राइटेरियाज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देख सकते हैं गोल्डन वीजाज। व्हाट्स न्यू फॉर इंडियंस अंडर द न्यू नॉमिनेशन बेस्ड सिस्टम, इंडियंस कैन नाउ क्वालिफाई विदाउट प्रॉपर्टी और बिजनेस इन्वेस्टमेंट। यानी खास तौर से जैसे है कि देखिए यूएई में संपत्ति बनाना इतना आसान तो है नहीं, काफी महंगा है। तो इसमें एक तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ तौर से ये है भारतीयों के संदर्भ में कि अगर आपकी संपत्ति नहीं भी है और आपका कोई बिजनेस नहीं भी है और आप निवेश के पात्र अगर इसमें है भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सिलेक्शन जो है बेस्ड होगा यहाँ पर गोल्डन वीजा के लिए प्रोफेशनल बैकग्राउंड, आपका क्या व्यवसायिक पृष्ठभूमि है, सोशल कंट्रीब्यूशन वहां पर क्या रहा है, सामाजिक योगदान, विज्ञान, संस्कृति, स्टार्टअप, व्यापार और वित्त में संभावनाएं क्या है। प्रायोगिक चरण भारत और बांग्लादेश पर लागू होगा। ठीक है ना, तो पायलट फेज जो है वो अप्लाइज टू इंडिया एंड बांग्लादेश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अब आते हैं कि इसका महत्व भारत और यूएई के लिए कैसे है ना, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया एंड यूएई रिलेशंस। सो भारत यूएई के लोगों के बीच संबंधों को ये प्रगाढ़ बनाएगा, कुशल प्रवासियों की सहायता करेगा, व्यापक गतिशीलता और प्रतिभा आदान प्रदान के साथ भारत यूएई को पूरक बनाएगा, है ना, सेपा को, और भारतीय पेशेवरों को यूएई के बाजारों तक अधिक आसानी से पहुंचने में
मदद मिलेगी. सो इट हेल्प्स इंडियन प्रोफेशनल्स एक्सेस यूएई मार्केट्स मोर इजली. कॉम्प्लीमेंट्स इंडिया यूएई सेपा विद ब्रॉडर मोबिलिटी एंड टैलेंट एक्सचेंज, डीपेंस इंडिया यूएई पीपल टू पीपल टाइज, एडिंग स्किल्ड डायस्पोरा. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है बातें निकल करके सामने आ रही हैं कि गोल्डन वीजा के आने से क्या क्या जो है लाभ हो सकते हैं, खासतौर से वो भारतीय जो लंबे समय से दुबई में या वहाँ निवास कर रहे हैं, तो उनके लिए ये कैसे हेल्पफुल रहेगा, और भारत और यूएई के संदर्भ में ये कैसे बहुत हेल्पफुल है आने वाले समय में, ये कैसे संबंधों को और मजबूत करेगा. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास संपत्ति नहीं है, एसेट्स नहीं है, उनके लिए ये कितना ज्यादा क्या है यहाँ पर कारगर है. सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज करेंट अफेयर्स. आशा करती हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. जुड़े रहिए, बने रहिए DIES के साथ.